Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss literary devices. Firstly, I will tell you what are literary devices. अब जैसे आप लोग क्या करते हो, अगर आप हिंदी में कोई कविता रीड करते हो तो वहाँ पर आपको मिलते हैं अलंकार, जैसे यमक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, प्रेक्षा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अब जो अलंकार है वो राइटर जो पोएट होता है वो क्यों यूज़ करता है, जिससे जो कविता होती है वो थोड़ी अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, रीडर्स को अट्रैक्ट करती है, ब्यूटीफुल बनती है। उसी तरह इंग्लिश में क्या होती है कि जो पोएट क्या होता है वो अपनी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करता है। जैसे हिंदी में अगर कोई कवि कविता लिखता है तो क्या यूज़ कर रहा है, अलंकार यूज़ कर रहा है। उसी तरह जब इंग्लिश में कोई भी पोएट अपनी पोएम को लिखता है तो वो क्या यूज़ करता है, लिटरेरी डिवाइसेस, या फिर उसको हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, पोएटिक डिवाइसेस। ओके, तो पोएटिक डिवाइसेस या फिर लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं, चलिए उसको रीड करते हैं। Literary devices or poetic devices are broad term for all the techniques, style and strategies an author uses to enhance their writing. क्या होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, स्टाइल होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसे एक ऑथर यूज़ करता है किस लिए, अपनी जो राइटिंग है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको उसका दायरा बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए। दे आर असेंशियल टूल्स दैट अ पोएट यूजेज टू क्रिएट रिदम, enhance poems meaning और इंटेंसिफाई अ मूड और फीलिंग्स, की मूड और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग पोएम के मीनिंग को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, रिदम के लिए, तो क्या यूज़ की जाती हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस। आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी आप कोई पोएम रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो पोएम आप रीड कर रहे हो उस लाइन में या उस पोएम में कौन सी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो पोएटिक डिवाइसेस है वो है हमारी एलिट्रेशन। जैसे हिंदी में आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार, इंग्लिश में क्या है वो, एलिट्रेशन। ओके, अब एलिट्रेशन होती क्या है, एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन of a consonant sound or letter at the beginning of multiple words in a series. जैसे आपके पास कोई सीरीज है, कोई लाइन है, तो उसमें आपको अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स की या फिर लेटर्स की बिगिनिंग में मल्टीपल वर्ड्स में वही लेटर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो एलिट्रेशन है। जैसे लॉन्ग लेटर्स, अब जो लॉन्ग है वो भी एल से शुरू हुआ है और लेटर्स क्या है वो भी एल से शुरू हुआ है। फॉरेस्ट, फ्रॉम, फॉरेस्ट और एफ, फ्रॉम, तो यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एफ है। स्काई स्टिल, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है। जैसे द साउंड ऑफ एफ, फेवर, फायर, जो 10th क्लास में हमारी पोएम है, फायर एंड आइस। ओके, डब्लू साउंड वर्ड जैसे आ रही है, डब्लू, वर्ल्ड, विल। ओके, ये भी फायर और आइस से लिया गया है। अब नेक्स्ट है बाइज अ बॉल बैक। अब देखो, बाइज बी से शुरू हुआ, बॉल बी से शुरू हुआ, बैक बी से शुरू हुआ, तो ये क्या है, सीरीज ऑफ वर्ड्स है जहां पर आपको बी कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वो कंटिन्यूसली आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो सुनाई दे रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एलिट्रेशन बोलेंगे। अब जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, जो 10th क्लास की पोएम है हमारी एमेंडा, तो उससे ये लिया गया है। यहाँ पर क्या है, एस जो साउंड है वो बार बार रिपीटेड हो रही है। ओके, जो रिपीटेड हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, हमारा एलिट्रेशन है। ओके, ही हैड, ही और हैड एच है। योर येलो फिंगर्स फ्लटरिंग, तो यहाँ पर क्या है, ही हैड। ओके, तो यहाँ भी क्या है, हमारी एलिट्रेशन है। ओके, जैसे वेट ऑफ वेडिंग बैंड, ये हमारी क्लास 12th जो है उसकी पोएम है, आंट जेनिफर्स टाइगर, तो वेट डब्लू, वेडिंग डब्लू। ओके, तो यहाँ भी क्या है, एलिट्रेशन है। नोबल नेचर, ये भी क्या है, ये हमारी जो क्लास 12th की पोएम है, कौन सी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, उसमें वर्ड है नोबल नेचर, यहाँ भी एलिट्रेशन है। कूलिंग कोर्ट, ये भी किससे लिया गया है, कूलिंग कोवर्ट, सी सी आ रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स हैं जो किसको शो कर रहे हैं, एलिट्रेशन। क्या आई थिंक यू हैव गॉट इट।
कि जहाँ भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स रिपीटेशन में सुनाई दे रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे? एलिट्रेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? एलिट्रेशन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो वो है हमारा एलिट्रेशन। गॉट इट? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा सिमिली। ओके, सिमिली। सिमिली इज नथिंग बट कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सिमिली कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? कंपैरिजन किया गया है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। वाइल कंपेयरिंग वी नीड टू यूज कंपैरेटिव वर्ड्स। जब हम किसी चीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें कंपैरेटिव वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन से होते हैं? लाइक और एज। कि जब कंपैरिजन किया गया है दो ऑब्जेक्ट्स में, दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन टू थिंग्स, यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। ओके, लाइक और एज वर्ड को यूज करके जब कंपैरिजन किया जाता है ना बच्चे, तो उसको बोलते हैं सिमिली। ओके, अब जैसे देखते हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। जैसे हमारी जो 10th क्लास की पोएम है ट्रीज, उससे लिया गया है ये। जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। अब यहाँ पर जो ट्रीज हैं उनको कंपेयर किया गया है किससे? पेशेंट से। ओके, तो यहाँ पर क्या है आपका? सिमिली है। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? लाइक। नेक्स्ट देखिए, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। लाइक अ मिरर, द मून इज कंपेयर्ड टू अ मिरर। यहाँ पर किसको यूज किया गया? ये भी किससे लिया गया है? आपका ट्रीज, जो आपकी 10th क्लास की पोएम है उससे लिया गया है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। अब यहाँ भी कौन सा वर्ड आया है? लाइक। ये भी किसको शो कर रहा है? सिमिली को। एज आई टोल्ड यू दैट सिमिली क्या है? सिमिली, सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। while comparing we need to use comparative words and these are like और as। like और as words को use करके जब हम comparison करते हैं between two things, that is called a simile। ओके, तो यहाँ पर आप जब भी जो भी लाइनें हमने अभी रीड की हैं उन सब में हमें क्या मिला है? लाइक वर्ड मिला है। लाइक ड्रैगन्स माउथ इज कंपेयर्ड विद ए फायर प्लेस। ये कौन सी है? 10th क्लास की जो पोएम है उससे लिया गया है। ओके, एंड द लाइक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। ये भी कौन सी 10th क्लास की बुक में जो पोएम है उसी से लिया गया है। तो यहाँ भी आपको क्या मिलता है? एज मस्टर्ड, एज वर्ड मिला है। डॉग कंपेयर टू मस्टर्ड। ओके, तो यहाँ भी हमारी क्या है? सिमिली है। नोबल नेचर्स, आई थिंक दिस नॉट ओके। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो यहाँ भी लाइक वर्ड यूज हुआ है। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ भी हमारी जो क्लास 12th की पोएम कौन सी है? यस, माई मदर एट 66। वहाँ भी क्या है? एज वर्ड यूज हुआ है। तो ये था हमारा सिमिली। ओके, अब दोबारा मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि सिमिली क्या होता है। सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। ओके, दिस इज सिमिली। अब नेक्स्ट करते हैं, चलिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफर। ओके, क्या आता है हमारा? मेटाफर। अब मेटाफर क्या है? मेटाफर भी क्या है? इट इज ऑल्सो सिमिलर टू सिमिली। सिमिली की तरह होता है, यहाँ भी कंपैरिजन किया जाता है, बट जो कंपैरिजन है, ओके, कंपैरिजन है इन मेटाफर। व्हाइल कंपेयरिंग वी डू नॉट यूज कंपैरेटिव वर्ड्स। मैंने क्या बताया आपको? जैसे हिंदी में आपका रूपक अलंकार है, इंग्लिश में आपका मेटाफर है। ओके, यहाँ भी कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू थिंग्स, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। यहाँ पर हम लाइक और एज वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन कंपैरिजन होगा। ओके, जैसे ओन लिटिल कैट फिट, जो 10th क्लास की बुक है उसमें पोएम है फॉग, तो उससे लिया गया है ओन लिटिल कैट फिट। अब यहाँ पर जो फॉग है उसको कंपैरिजन किया गया है उसका किसके साथ? कैट के साथ। ओके, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है एक तरह से ये। तो फॉग को कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? कैट के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या है? देखो, ना तो कोई एज वर्ड यूज हुआ, ना कोई लाइक वर्ड यूज हुआ, लेकिन कंपैरिजन तो फिर भी किया गया। तो ये क्या है? मेटाफर है। I wonder where they get those tokens।
अब यहाँ पर जो 10th क्लास की पोएम है उसी से लिया गया है, एनिमल जो पोएम है वहाँ से लिया गया है इसको। द इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन्स आर रेफर्ड एज अ टोकन। तो आई वंडर, क्योंकि यहाँ पर पोएट कहता है कि मैं हैरान हूँ कि जो इनके पास ये क्वालिटीज़ आई हैं, ठीक है, दोज टोकन्स ये कहाँ से आए हैं, तो कंपैरिजन किया गया है उनको। तो यहाँ भी क्या है, मेटाफर है। अब नेक्स्ट है पैट्स ऑफ वेलवेट, जो 10th क्लास की पोएम है, टाइगर्स, ठीक है, पास आर कंपेयर्ड विद ए वेलवेट। अब जो टाइगर के जो पंजे हैं उनको किससे कंपैरिजन किया गया, वेलवेट से। तो यहाँ भी क्या है, मेटाफर है। ओके, अब आपकी जो 12th क्लास की जो पोएम है फर्स्ट माई मदर एट 66, वहाँ पर भी है मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट देयर होम्स। तो यहाँ पर भी क्या यूज़ हुआ है, मेटाफर यूज़ हुआ है। अब बोर क्वाइट, बोर जो आपकी 12th क्लास में पोएम है, कौन सी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, वहाँ पर बोर को किसके साथ कंपैरिजन किया है, बोर होता है शेड, ट्रीज शेड। ओके, तो वहां पर ब्यूटीफुल थिंग्स के साथ उसको कंपैरिजन किया है। स्वीट ड्रीम्स, अब ड्रीम्स कैसे हैं, स्वीट। ओके, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन किया गया है। रेडिंग अ फ्लारी बैंड, यहाँ भी कौन सा यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है। पाल, पाल एक तरह से कर्टेन होता है, पर्दा एक तरह से। ओके, तो पर्दे जो कर्टेन को किसके साथ कंपैरिजन किया है, सैडनेस के साथ, कि जो सैडनेस का जो कर्टेन है वो इंसान की जो सॉल है उस पर छाया हुआ है। तो यहाँ भी कौन सा है, मेटाफर। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन एन इनएमिनेट ऑब्जेक्ट, इनएमिनेट होता है अचेतन, ओके, लाइफलेस, एनिमल और आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हुआ पर्सोनिफिकेशन, कि जब किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमल को या और किसी आइडिया को जो ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती हैं, ओके, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे देखिए एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, विस्पर्ड होता है धीरे से बोलना, कि जो विंड है, ठीक है, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे बात कर रही है, किसके साथ, ट्रीज के द्वारा। ओके, अब जो विंड है वो क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लाइफ नहीं है, लेकिन उसको वो क्या कर रही है, वो फिर भी बात कर रही है। तो इसे क्या दी गई है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं। तो इसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। फोग हैज बीन पर्सोनिफाइड, अब जो पोएम है 10th क्लास में फोग, उसमें क्या है, फोग कम्स इट सिट्स, फोग आती है और बैठती है। अब फोग को भी क्या है, फोग आ रही है और बैठती है, तो ये क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको क्या कहा है, एक ह्यूमन क्वालिटीज उसको प्रोवाइड की गई है। यहाँ भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। सन बरीज इट्स फिट, जो सन है वो अपने पैर जमाता है। ओके, तो यहाँ भी जो सन है उसको भी क्या पर्सोनिफाई किया गया है, किससे, एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ओके, उसे भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है कि जो सन है वो अपने पैर जमाता है। द टाइगर इज पर्सोनिफाइड, अब जो 10th क्लास की जो पोएम है, ठीक है, अ टाइगर इन द जू, तो वहां पर टाइगर के लिए बार बार ही वर्ड यूज किया गया है। ओके, तो ही किसके लिए यूज होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ही इट मीन्स जो टाइगर है उसको क्या दी गई है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। अगेन आई एम टेलिंग यू, पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कि कोई भी जो अचेतन लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट है, एनिमल है, ठीक है, या फिर कोई आइडिया है, जब उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताया दी जाए, ठीक है, उसके अंदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व किया जाए, तो बच्चे वो होता है पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एल्यूजन। एन एल्यूजन इज व्हेन एन ऑथर रेफरेंसेस समथिंग वेल नोन। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि जब एल्यूजन क्या होता है, जब कोई भी ऑथर, ठीक है, अपनी पोएम में, कोई भी पोएट अपनी पोएम में किसी वेल नोन थिंग्स के बारे में बात करता है, जिसके बारे में आपने पहले सुन रखा, आप उसके बारे में जानते हो, ठीक है, एक हिस्टोरिकल आइडिया हो सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट हो सकती है, या हिस्टोरिकल पर्सन, या फिर जो कुछ भी है वो हो सकता है जिसे आप जानते हो, जो वेल नोन है। विदाउट लिटरेरी स्टेटिंग, लिटरेरी स्टेटिंग मतलब वो उसके बारे में इवेंट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, पूरी उसकी स्टोरी डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उस वर्ड को यूज कर रहा है। ओके, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अब जैसे जो बुक है हमारी 10th क्लास की, उसमें पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब वहाँ पर एशियन लोइन
नाम आया है, अब बंगाल टाइगर आया है। ओके, तो ये क्या है, वेल नोन है, ये वेल नोन वर्ड्स हैं जिनको राइटर ने, जिनको पोएट ने यूज किया है। तो ऐसे वेल नोन वर्ड्स, आइडिया, ठीक है, तो जिनको राइटर यूज करता है अपनी पोएम में, तो वो क्या होते हैं, एल्यूजन होता है। जैसे आपकी जो 10th क्लास में ही बुक है, कौन सी, अमेंडा, उसमें आया है रेपेंजल। ओके, अब ये क्या है, एक फेमस फेरी टेल है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। तो उस वर्ड को यूज किया है रेपेंजल। तो जो रेपेंजल वर्ड है बच्चे, वो है एल्यूजन। ओके, जैसे अमेंडा में ही यूज हुआ है मरमेड, तो मरमेड भी क्या है, एक वेल नोन वर्ड है। ओके, एक इमेजिनरी क्रिएचर है, तो ये भी क्या है, एक एल्यूजन है। अगेन आई एम टेलिंग यू, एन एल्यूजन इज व्हेन एन ऑथर रेफरेंसेस समथिंग वेल नोन, जब ऑथर किसी वेल नोन थिंग्स के बारे में बात करता है, ठीक है, विदाउट लिटरेरी स्टेटिंग, बिना उसकी स्टोरी को बताए, उसकी स्टोरी नहीं बता रहा राइटर, सिर्फ क्या है, उस वर्ड को यूज कर रहा है, तो क्या है बच्चे, वो एल्यूजन है। जैसे रेपेंजल यूज हुआ है, मरमेड यूज हुआ है। ओके, बंगाल टाइगर, एशियन लोइन, ऐसे और बहुत सारी पोएम्स होती हैं जहाँ पर ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एल्यूजन होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंस, बड़ा इजी है कॉन्सोनेंस। जब आप पोएम को, जब आप पोएम को रीड करते हैं, ठीक है, तभी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसमें कौन सा पोएटिक, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज है। तो देखते हैं कॉन्सोनेंस क्या होता है। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो कॉन्सोनेंट साउंड जैसे ही आया, वर्ड आया, तो आपको ये आया होगा कि जो ये साउंड वर्ड्स है, ऐसा तो पहले भी आया है, एलिट्रेशन में भी आया था, लेकिन ये एलिट्रेशन नहीं है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ क्यों एलिट्रेशन नहीं है। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, बिल्कुल पास में होना, किसी चीज़ का निकट होना। तो कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंस क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स यूज होती हैं बिल्कुल जो वर्ड्स पास पास में होते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है BM, इट मीन्स बिटवीन भी हो सकते हैं, मिडल में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो आपको बिगनिंग में ही दिखाई दे, वो स्टार्टिंग में भी हो सकती है, वो मिडल में भी हो सकती है, वो एंड में भी हो सकती है। ठीक है, जब आप एक ही वर्ड्स की जो साउंड है बार बार आपको सुनाई दे रही है, जैसे देखिए सिंगल विंग, अब ध्यान से सुनना, सिंगल विंग, सिंगल विंग, ग जी। ओके, तो जी साउंड जो है बार बार आपको सुनाई दे रही है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है बच्चे, कॉन्सोनेंस है। नेक्स्ट है हिज फैंग्स, हिज कॉज, बार बार किस, कौन सी साउंड आई, एस साउंड। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है बच्चे, देखो एस यहाँ, अब यहाँ पर तो क्या लास्ट में आ गया, यहाँ भी लास्ट में है, यहाँ भी लास्ट में है, यहाँ भी लास्ट में है। ओके, अब जी जैसे आया था तो यहाँ तो बीच मिडल में है और यहाँ बिल्कुल लास्ट में है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंस क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स वर्ड्स है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। अब वो स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिडल में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं। आप जब लाइन को रीड करते हैं तो जो साउंड बार बार आपको महसूस हो रही है, आपको सुनाई दे रही है, तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स है, क्या है, कॉन्सोनेंस है। ओके, जैसे हिज स्ट्रेंथ बार्स, हिज स्ट्रेंथ बार्स, एस। ओके, तो यहां भी क्या है, कॉन्सोनेंस है। ओके, गॉट इट। अब आते हैं अश्योनेंस, ये बिल्कुल मैच करता है। वहां पर कॉन्सोनेंस में हमने क्या रीड किया, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स। यहां असोनेंस में क्या है, या वोवल साउंड वर्ड्स हैं। असोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड, कॉन्सोनेंस में था कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स, असोनेंस में क्या है, वोवल साउंड वर्ड्स। इन वन और मोर वर्ड्स फाउंड क्लोज टुगेदर, वही सेम चीज़ है कि जब हमें वोवल साउंड वर्ड बार बार सुनाई दे बिल्कुल क्लोज वर्ड्स में, तो वो क्या होती है, वो असोनेंस होती है। ये भी आपको कहाँ मिल सकती है, ये भी आपको बिगनिंग में भी मिल सकती है, ये आपको मिडल में भी मिल सकती हैं, और ये आपको एंड में भी मिल सकती हैं। इज इट क्लियर। तो ये क्या है, अशोनेंस है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए, जैसे I think I live with animals, I think I live with animals, बार बार कौन सी साउंड आ रही है, आई, बार बार क्या आ रही है, आई।
ओके, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, लीव, यहाँ भी विद में भी आई है, या एनिमल्स में भी आई है, तो कौन सी साउंड आ रही है बार बार? आई, वोवल साउंड। ये क्या है हमारा? अश्योरेंस। यू शुड गो, शुड टू यू रोर्स, देखो बार बार ओ ओ ओ, यू शुड गो टू यू रोर्स, तो बार बार कौन सी साउंड आई बच्चे? ओ साउंड आई। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और सम रोमिंग राउंड, यहाँ भी क्या है? और। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रोइंग फोर्थ, यू हु स्पोर्ट डू नॉट गो, यहाँ पे देखो कितने सारे ओ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी क्या है? ओ साउंड वर्ड है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ क्या बार बार आपको आई दिखाई दे रहा, तो बच्चे ये आई है। आई होप यू आर गेटिंग। कॉन्सोनेंस में मैंने क्या बताया आपको? कॉन्सोनेंस में मैंने आपको बताया बच्चे, क्या बताया? कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड। ओके, और अशोनेंस में मैंने आपको बताया है वोवल साउंड वर्ड्स। गॉट इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एनाफोरा, वेरी इजी। Anaphora describes a poem that repeats the same phrase at the beginning of the each line. जब आपके पास पोएम में कोई दो लाइनें सेम वर्ड से शुरू होती हुई आपको दिखाई देना बच्चे, तो वो क्या होता है? एनाफोरा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि एनाफोरा क्या होता है? जब आपको टू लाइन्स सेम वर्ड से बिगिनिंग शुरू होती हुई दिखाई दें, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एनाफोरा। जैसे आई एम, ठीक है। डोंट बाइट, डोंट हाउंच, डोंट, तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। ओके, बड़े इजी है। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इन्हें सुनेंगे तो दीज आर वेरी इजी। अब क्या है? अपोस्ट्रोफी। अब इसको अपोस्ट्रोफी नाम सुन के ये मत सोच लेना कि ये तो क्या है? अपोस्ट्रोफी पंचुएशन मार्क, ऐसा नहीं है, ये पोएटिक डिवाइस है। ओके, कौन सी पोएटिक डिवाइस है? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी डिस्क्राइब एनी इंस्टेंस व्हेन द स्पीकर टॉक्स टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज absent फ्रॉम द पोएम। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जब राइटर, जब पोएट क्या है, ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहा है जो कि क्या है? पोएम में एब्सेंट है। पोएम में वो बंदा है ही नहीं, लेकिन उससे बात कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। ओके, 10th क्लास में एक पोएम है द बॉल पोएम। यहाँ पर पूरी पोएम में, कंप्लीट पोएम में जो पोएट है वो एक बॉय के बारे में बात कर रहा है, एक लड़के के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो लड़का कौन है? वी डोंट नो, ठीक है। वो एब्सेंट है, वो पोएम में आ ही नहीं रहा, बार बार उसका सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा है, तो जो बॉय है वो वहाँ है नहीं। ओके, तो अपोस्ट्रोफी क्या होता है? जब ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में, ऐसे पर्सन के बारे में बात की जाए पोएम में दैट इज एब्सेंट, जो एब्सेंट है फ्रॉम द पोएम। ओके, तो उसको बोलते हैं हम अपोस्ट्रोफी। तो जो बॉल पोएम है वो क्या है? एक तरह से उसमें अपोस्ट्रोफी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है इंजैममेंट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारी क्या है? इंजैममेंट। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा आपको बस ध्यान से सुनना है, वो बड़ा ही इजी टॉपिक है। ओके, तो इंजैममेंट क्या होता है? एन इंजैममेंट इज द continuation of a sentence beyond a line break, coupled of or stanza without an expected pause। अब जब भी हम कोई पोएम शुरू करते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, वी आर टू गिव अ पंचुएशन मार्क, वो स्टॉप लगाना होता है, कोमा लगाना होता है। ओके, तो वो चीज़ें हमें यूज़ करनी होती है। लेकिन जब राइटर क्या करता है? बिना एक लाइन को फिनिश किए उसी लाइन को कंटिन्यू रखता है नेक्स्ट लाइन में, तो बच्चे वो इंजैममेंट होता है। जो हमारी पोएम 10th क्लास की कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो, वो पूरी की पूरी क्या है? इंजैममेंट में है। ओके, जैसे has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had ruined। कंप्लीट चारों के चारों लाइन लिख दी, लेकिन पंचुएशन मार्क कहाँ आया? लास्ट में जाके। अब वो 2 लाइन्स में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल 4-5 लाइन में ही आपको जाकर मिलेगा, 2 लाइन्स में भी हो सकता है।
ओके, 2 लाइन्स में भी हो सकता है, 3 लाइन्स में भी हो सकता है, और ये जो पूरी की पूरी 4 लाइन्स में क्या है, लास्ट में जाके पंचुएशन मार्क है, तो ये क्या है, इंजैममेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, इंजैममेंट क्या होता है, इंजैममेंट होता है जब राइटर, जब जो पोएट है, राइटर है, वो बिना पंचुएशन मार्क को, बिना एक फर्स्ट लाइन में पंचुएशन मार्क को यूज़ किए बिना उस लाइन को कंटिन्यू करता है नेक्स्ट लाइन में भी, तो बच्चे वो होता है इंजैममेंट। ओके, अगर आपको फर्स्ट लाइन में कोई पंचुएशन मार्क दिखाई ना देना और आपको लगे कि वो जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू की जा रही है, तो आप उसको इजीली पहचान लोगे हो कि वो क्या हो गया, इंजैममेंट है। गॉट इट। अब नेक्स्ट है हमारा रेपिटेशन। Repetition. Repetition is a literary device in which a word or phrase is repeated 2 or more times. जब कोई word है वो 2, 3, 4 टाइम्स में उसको रिपीट किया जा रहा है तो बच्चे वो रेपिटेशन होता है। रेपिटेशन जैसे यूज ऑफ वर्ड, अमेंडा जो पोएम है उसमें अमेंडा बार बार आ रहा है, अमेंडा अमेंडा अमेंडा, ओके, तो क्या है, रेपिटेशन है। यूज ऑफ वर्ड लिटिल, जो 10th क्लास की पोएम है कस्टर्ड से रिलेटेड, तो वो भी क्या है, उसमें भी लिटिल लिटिल जो टिकल्ड हिम ये बार बार यूज़ हो रहा है। अब 12th क्लास की जो बुक है उसमें पोएम है कौन सी, माई मदर एट 66, वहाँ पर है स्माइल स्माइल स्माइल, ये भी क्या है, रेपिटेशन है। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, रेपिटेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस विच अ वर्ड और फ्रेज, जिसमें किसी वर्ड को, फ्रेज को यूज़ किया जाता है बार बार, तो वो क्या है, रेपिटेशन है, उसी वर्ड को। ओके, द सेम वर्ड इज यूज्ड अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन। नेक्स्ट है यूफोनी। यूफोनी, ओके, यू मीन्स गुड, यू मीन्स गुड, यूफोनी, ध्यान से सुनिए, यूफोनी। यूफोनी क्या होता है, सिंपली मैं आपको समझा देती हूँ। यूफोनी होता है जब कोई साउंड आपके कानों को अच्छी लगे, प्लीजेंट साउंड, जो सुनने में बड़ी प्यारी लगे, ऐसे साउंड्स को वो अगर यूज़ किया जाए तो उसको बोलते हैं यूफोनी। ऐसे वर्ड्स जो साउंड से रिलेटेड होते हैं और जो प्लेजेंट वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, यूफोनी। यूफोनी इज द रेपिटेशन ऑफ हारमोनियस म्यूजिकल साउंड दैट आर प्लेजेंट टू रीड और हियर। ऐसी साउंड जो हारमोनियस होती है, म्यूजिकल साउंड होती है और कानों को सुनना या उसको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो यूफोनी वर्ड होते हैं। दिस इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ सॉफ्ट कॉन्सोनेंट साउंड। सॉफ्ट कॉन्सोनेंट जो साउंड वर्ड साउंड्स होती है ना, उनको यूज करके बनाए जाते हैं, जैसे MNWRS, ठीक है, और जैसे वाइब्रेटिंग कॉन्सोनेंट SSH, द, तो ऐसे वर्ड्स को यूज करके, सिंपल आप समझिए बस इसको कि यूफोनी क्या होता है, ऐसी साउंड जिसे सुनकर, ऐसी साउंड जिसे सुनकर जो क्या है, कानों को अच्छा लगे, जो आपको अच्छी लगती है। ओके, तो वो होती है यूफोनी। अब है बिल्कुल उसी का अपोजिट, कैकोफोनी। कैको, बैड, काव काव काव, ओके, कैकोफोनी। ओके, तो यूफोनी क्या है, जो प्लीजेंट है, और कैकोफोनी क्या है, जो नेस्टी है, गंदी है, जो हमें अनप्लेजेंट लगती है, ऐसी वॉइस। ओके, जैसे अगर जो क्रो है वो काव काव करने लगे तो कैसी लगेगी, बिल्कुल हर्श वॉइस होती है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, ठीक है। अगर लेकिन जो कोयल है, अगर उसकी आवाज़ आप सुनो तो क्या होती है, प्लीजेंट होती है। तो ऐसा ही क्या है, यूफोनी क्या है, ऐसे ऐसी साउंड जो आपको कानों को पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे सुनना। और कैकोफोनी कौन से वर्ड्स होते हैं जो आपको क्या करे, अनप्लेजेंट साउंड करे। ओके, जैसे कैकोफोनी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अनप्लेजेंट, नेस्टी और हार्श साउंड, मेनली कॉन्सोनेंट्स, ये भी कॉन्सोनेंट्स में ही है, टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ चेकॉज, डिसऑर्डर और ड्रेड, मतलब भद्दी सी चीज़ें ऐसी जो अच्छी ना लगे आपको, तो उसको बोलते हैं कैकोफोनी। ओके, तो ये था हमारा कैकोफोनी। अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है हमारा ओनोमेटोपिया। ओके, ओनोमेटोपिया। अब ओनोमेटोपिया क्या कौन सी डिवाइस होती है, चलिए वो देखते हैं। Onomatopoeia is a literary and poetic device wherein words are employed to imitate sound associated with what they are described. जब
आपकी पोएटिक डिवाइसेस में कोई वर्ड यूज़ किया गया है, कोई एनिमल या फिर कोई बर्ड, ठीक है, तो उनकी जो साउंड होती है, जब वो बोलते हैं तो उनकी साउंड जो होती है उसको यूज़ किया गया है। जैसे 10th क्लास में पोएम है गिगल्ड, मतलब दबी दबी हंसी हंसना, वेक उनकी आवाज़, ओके, मस्टर गोवर्ड, न्योच क्राइड इंक, ओके, क्लैटर क्लैंक जैगनिंग, मतलब ये क्या है, साउंड मेड बाय द एनिमल्स, ओके। अब जो पोएम है उसमें एनिमल को भी डिस्क्राइब किया गया है और उसके द्वारा यूज की गई साउंड को भी यूज किया गया, तो क्या होता है, ओनोमैटोपिया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कैशरा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैशरा। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैशरा होता क्या है, चलिए देखते हैं। कैशरा, कैशरा है, कैशरा मीन्स अ ब्रेक और पोज इन द वर्ड्स टू अलाउ वन फ्रेज टू फिनिश एंड अनदर बिगिन। यहाँ पर जो कैशरा, इंजैममेंट हमने क्या किया था, इंजैममेंट में मैंने आपको बताया कि एक लाइन जब शुरू हुई है उसको खत्म किए बिना राइटर ने दूसरी लाइन शुरू कर दी है, ओके, और दूसरी के बाद या तीसरी के बाद आपको फुल स्टॉप या फिर जो भी आपको पंक्चुएशन मार्क मिलता है तो इंजैममेंट हो गया, ओके। लेकिन यहाँ कैशरा क्या है, यहाँ कैशरा अपनी जो पोएट है उसको अपने तरीके से अपनी पोएम में वो कहा करता है, कहीं भी पंक्चुएशन मार्क डाल देता है। जैसे I am nobody, Kashira. Who are you, Kashira? Are you nobody too, Kashira? Then there is a pair of us, Kashira. Don't tell. अब देखो, आपने ध्यान दिया हो तो राइटर ने यहाँ भी इसको स्टॉप कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, फिर बीच में यहाँ कर दिया, तो क्या है, वो उसको बीच बीच में ब्रेक कर रहा है। तो ऐसी पोएम्स को, ऐसे पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं बच्चे कैशुरा। अगेन आई एम टेलिंग यू, कैशुरा मीन्स अ ब्रेक और पोज इन द वर्ड्स टू अलो वन फ्रेज टू फिनिश, जिसमें एक फ्रेज को फिनिश किया जाता है एंड अनदर टू बिगिन, और दूसरा शुरू हो जाता है एक ही लाइन में। दिस कैन बी यूज्ड बोथ टू अलो अ नेचुरल फ्लो टू द पोएम, ये पोएम को नेचुरल फ्लो देने के लिए भी यूज किया जा सकता है, और ऑल्टरनेटली टू एड ड्रामेटिक पोज, या फिर ड्रामेटिक पोज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ये क्या है, कैशुरा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होता है, व्हेन वी डू नॉट नीड एनी आंसर, हमें आंसर का पता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पुट करते हैं, लेकिन हमें आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। जैसे बोल दूं कि बसंती तेरा नाम क्या है, ओके, देन आई डू नॉट नीड आंसर, ठीक है। इन पोएट्री एंड लिटरेरी अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट इज नॉट लुकिंग फॉर एन आंसर, जो कि आंसर के लिए नहीं रिक्वायरमेंट है, उसके आंसर की उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रेदर इज बीइंग आस्क्ड टू मेक अ पॉइंट। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला ना कि बसंती तेरा नाम क्या है, शोले फिल्म अगर किसी ने देखी होगी तो बार बार अपना नाम लेकर अपनी क्वालिटीज बताई जा रही है, ठीक है, और कहती है अरे अच्छा आपने तो मेरा नाम पूछा ही नहीं, ओके। तो क्या यूज किया गया है, तो वही उससे पूछता है जो फिल्म का, जो मूवी का हीरो है, कि अच्छा बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको पता है लेकिन ही नीड नॉट नो द आंसर। तो उसी तरह क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं बच्चे, जहां हमें आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब यहाँ राइटर को पता है कि अगर विंटर क्या है, कम्स, कि अगर सर्दियाँ आती हैं तो जो स्प्रिंग है वो खत्म हो गया है, उसको पता है, ओके। लेकिन उसने क्या क्वेश्चन किया है, रिटोरिकल क्वेश्चंस। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट है बच्चे पन, ओके, पन। A pun is a play on words using multiple meaning of similar sound to make a joke. पन क्या है कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स हो जाते हैं, ओके, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स हो जाते हैं साउंड्स को क्या करने के लिए, जोक, एक तरह से मजाक बनाने के लिए, उसका जोक करने के लिए, ओके। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। अब फ्लाइज और फ्लाइज दोनों वर्ड यूज हुए हैं, वर्ड एक ही है लेकिन क्या है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, पन है। नेक्स्ट हमारा है राइम। राइम जो होती है, राइमिंग स्कीम्स जो पोएम में होती है, राइम इज द मोस्ट ऑब्वियस ऑफ पोएटिक डिवाइसेस यूजिंग रिपीटिंग पैटर्न ऑफ सिमिलर साउंड। जैसे लास्ट के पोएम के लास्ट में जो वर्ड दे दिया गया है, ओके, तो उसकी साउंड्स जो वो सिमिलर होती है, to create musicality of and rhythm and give the poem
सिमेट्री। तो पोएम को एक तरह से रिदम प्रोवाइड करने के लिए राइमिंग वर्ड्स यूज की जाती है। ओके, इसके बाद है बच्चे एंटीथीसिस। इसके बाद क्या है हमारा एंटीथीसिस। एंटीथीसिस कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एंटीथीसिस क्या होती है? टू कंट्रास्टिंग एंड polarized sentiments next to each in order to accent both। सिंपल मैं आपको बताती हूँ कि जब आपके पास क्लोज प्लेसमेंट में दो अपोजिट वर्ड आपको मिले, कंट्रास्टिंग वर्ड्स मिले। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर जब आपको क्लोज प्लेसमेंट में दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम एंटीथीसिस। जैसे वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जेंट लीप फॉर मैनकाइंड। स्मॉल एक तो हो गया स्मॉल छोटा, एक जेंट हो गया विशाल, ठीक है, एक तो छोटा और एक विशाल। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है और दोनों क्या है? क्लोज प्लेसमेंट में है। वन स्मॉल स्टेप, अगर इंसान छोटा सा स्टेप रखेगा तो बड़ी जो जंप कैसे हो सकता है, ठीक है, तो क्या है? ये एंटीथीसिस है। अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हेन टू opposite words are found on a close placement, that is called antithesis। small gent, small gent। ओके, तो ये क्या है हमारा एंटीथीसिस। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल जो हिंदी में आपने सुना होगा अतिशयोक्ति अलंकार, जैसे बढ़ चढ़ कर किसी चीज के बारे में बताना, तो होता है बच्चे हाइपरबोल। Hyperbole is using exaggerations to add more power to what you are saying। मतलब जो आप सुन रहे हो, बता रहे हो, उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जब आप बताते हो तो उसको बोलते हैं often to an unrealistic और unlikely degree। थोड़ा अनरियलिस्टिक होता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। जैसे I had to wait in the station for 10 days। मुझे स्टेशन पर कितने दिन इंतजार करना पड़ा? 10 डेज तक। इज इट पॉसिबल? नो। तो क्या है? हाइपरबोल है। ओके, जैसे नेक्स्ट है दिस होमवर्क इज गोइंग टू टेक फॉरएवर। इतना होमवर्क है कि ये पूरा हमेशा चलता ही रहेगा। तो इज इट पॉसिबल कि इतना होमवर्क मिल जाए कि वो बस पूरी लाइफ चलता ही रहे? तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है बच्चे? क्या है यहाँ पर? हाइपरबोल है। क्या है? हाइपरबोल, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार अगर हिंदी में आपने पढ़ा हो, जिसको हम बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, तो इंग्लिश में वो क्या होता है? हाइपरबोल। ओके, नेक्स्ट आपका है ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट आपका क्या है? ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन और जो एंटीथीसिस है वो थोड़ा सा आप यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी आपको क्या दिखने मिलेंगे? टू कॉन्ट्रैक्टरी वर्ड्स टू गिव देम ए डीपर एंड मोर पोएटिक मीनिंग। यहाँ भी क्लोज प्लेसमेंट में साथ साथ आपको दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स मिलते हैं। ओके, जैसे पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। अब स्वीट तो हो गया मीठा, सोरो हो गया खट्टा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन ये क्या है आपका? ये ऑक्सीमोरॉन है। ये एक ही वर्ड को शो कर रहा है। ओके, ये क्या है आपका? ऑक्सीमोरॉन है। शार्प डल, एक तो शार्प हो गया, एक डल हो गया। इज इट क्लियर? तो शार्प एक तेज हो गया, एक डल हो गया, है तो दोनों कंट्रास्टिंग वर्ड्स, लेकिन क्या है? ये दोनों ऑक्सीमोरॉन है। ऐसे वर्ड जो बिल्कुल साथ साथ आपको मिलते हैं तो वो बच्चे होते हैं ऑक्सीमोरॉन। ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी भी हो गया और गुड भी हो गया। तो ग्रीडी जो लालची है वो गुड कैसे हुआ? ओके, तो ये क्या है आपका? ऑक्सीमोरॉन है। इज इट क्लियर बच्चे? तो ये आपका क्या है? ऑक्सीमोरॉन। और एंटीथीसिस में आपको क्या मिलेगा? एंटीथीसिस में आपको क्या मिलेगा? जो यहाँ पर जो वर्ड्स है वो देखो बिल्कुल साथ साथ हैं। ओके, बिल्कुल साथ साथ हैं। और स्वीट सोरो, शार्प डल, जबकि एंटीथीसिस में आपको देखिए, एंटीथीसिस में आपको जो वर्ड है वो क्लोज प्लेसमेंट में तो है, लेकिन बीच में क्या है? गैप है। वो एक ही लाइन में भी हो सकते हैं और दूसरी अलग अलग लाइंस में भी हो सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरॉन। ओके, नाउ दिस वाज द चैप्टर। जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ओके, बाय, टेक केयर।